हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट मुद्रा और उद्मुद्रा आपूर्ति कल हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, भारत में बैंकिंग प्रणाली। और भारत में बैंकिंग प्रणाली का जो पहला टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था। सबसे पहले तो बैंक, जो आप अपने अराउंड देखते हैं, जिसमें आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, पैसे निकालते हैं, ये बैंक का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? मतलब आपको कभी सोचना नहीं होता है कि मतलब कि जो हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, ये किसी के दिमाग में कैसे आया होगा कि एक बैंक खोला जाए और उसको इस तरह से बनाया जाए कि वहाँ से मतलब कि जो जिनके पास ज़्यादा पैसे वो उसमें जमा करें और जिनको ज़रूरत है वो वहाँ से लोन ले सकें। तो ये सारी चीज़ें मतलब स्टार्टिंग से तो ऐसा नहीं होता होगा, जैसे कि प्राचीन काल में कुछ अलग चीज़ होगी और मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था के कुछ अलग डिफरेंस होंगे, मध्यकाल में कुछ अलग होगा और अभी जो आधुनिक भारत में उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो स्टार्टिंग में कैसे क्या था? तो सबसे पहले तो आपको पता होगा प्राचीन काल में बिचौलिए वगैरह होते थे, ज़मींदार, बिचौलिए, या फिर जिन्हें हम मतलब कि दलाल वगैरह कहते थे। जो ज़मींदार वगैरह होते थे, कि आपने पढ़ा होगा प्राचीन काल में कि कोई भी इंसान को पैसे की ज़रूरत होता है तो वो उनसे लेता था, वसूल करते थे। ज़मींदार से लेते थे ब्याज की दर पे, लेकिन उनकी ब्याज की दर काफ़ी हाई होती थी ज़मींदारों की। और वो वसूली करने के लिए वो मतलब कि गुंड वगैरह को भी सहारा लेते थे और उनको पिटवाते थे वगैरह। उनकी ब्याज की दर को भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती थी, लोग परेशान हो जाते और कर्जे में डूबते चले जाते थे। सबसे ज़्यादा किसानों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता था, क्योंकि किसान जो होते थे वो इन ज़मींदारों के पास जाते थे और अपनी कुछ चीज़ें गिरवी रख के इनसे लोन ले लेते थे। तो वो ज़मीन भी वो हड़प लेते थे बिना किसी मतलब कि अगर लोन नहीं चुका पाते तो वो ज़मीन भी हड़प लेते थे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। तो सबसे पहले बैंक क्या होते हैं, तो इसके लिए आप छोटा सा एक छोटा सा नोट लिख सकते हो। बैंक एक तरह के दलाल होते हैं, बिचौलिया होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, या फिर वित्तीय संस्थान, या फिर महाजन जो थे ना पहले, जो जमींदार वगैरह, इनको काट कर एक वित्तीय संस्था लाई गई। मतलब कि एक प्रॉपर सा एक मतलब कि ऐसी संस्था खड़ी की गई जहाँ पे मतलब कि लोगों को भरोसा हो और लोग आसानी से पैसे जमा भी कर पाए और लोगों को आसानी से लोन भी मिल जाए कि हाँ भाई, हमें समय से पहले हमसे कोई वसूलेगा नहीं, या फिर हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवा लेगा, हमें कुछ गारंटी देगा, मतलब ऐसी चीज़ें होगी ना, और कम ब्याज लेगा हमसे। तो इस सारी चीज़ों की गारंटी के लिए एक वित्तीय संस्था खोली गई। और सबसे पहले जो है ना, जो ये हमारे देश में भारत में बैंकों की नींव रखने का सबसे अच्छा काम जो था ना, जो अंग्रेज़ों ने किया है। अंग्रेज़ों के समय से हमारे देश में बैंकों की नींव पड़ी और उन्होंने हमें बैंक का कॉन्सेप्ट दिया है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी देखा था हमारे भारत में कि लोग ज़मींदारों से पैसे लेते हैं उधार और अपने पैसे ज़मींदारों को जमा करते हैं और किसी पे विश्वास कैसे कर सकते थे। अंग्रेज खुद यहाँ आए थे, वो अपने साथ साथ मतलब वो अपने यहाँ आए थे ना। अब क्या बोलते हैं, आपको पता है सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, तो अपने साथ ढेर सारा सोना वगैरह भर के लेके आते थे वहाँ से। अब ढेर सारा सोना लाते थे तो उनको एक तरह से डर रहता था, उनको भी डर रहता था कि भाई कोई इंडिया के लोग हमारा सोना चुरा ना ले। तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसी संस्था मतलब कि एक ऐसा घर बनाया, एक संस्था टाइप बनाया। वहाँ पे उन्होंने अपना सारा पैसा जमा रखा और जब जब ज़रूरत पड़ती वहाँ से निकालते गए और जिनको भी ज़रूरत मतलब जी जो भी कंपनी आई वो अपने उसमें जमा करते गए और जिनको भी ज़रूरत थी वहाँ से लोन लेते गए, ऐसे ब्याज देते लेने। और इसलिए जो होता ना, हमारे भारत में बैंक का कॉन्सेप्ट आया कि हाँ, इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो संस्था में जमा कर सकता है और जिसको पैसों की ज़रूरत है वो संस्था से आराम से कम ब्याज पे निकाल सकता है। तो मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसको भी कुछ ना कुछ ब्याज दे देगा बैंक, और जिनको पैसों की ज़रूरत है उनसे कुछ ब्याज वसूल कर लेगा, थोड़ा बहुत ब्याज वसूल कर लेगा, जिससे कि उनके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, ज़मींदारों को अपेक्षा थोड़ा कम ब्याज वसूल करेगा। ठीक है, तो बैंक क्या होता है कि मतलब बैंक जो मुद्रा का जिसके पास मुद्रा ज़्यादा अधिक है, जो बचत करने वाले लोग होते हैं, उनका पैसा जमा करता है, कम 7 से 11% का ब्याज उनको देता है। ठीक है, और मुद्रा की कमी और जो मतलब कि खर्चा करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम में जो लोन लेने वाले लोग होते हैं, उन्हें ये पैसे देता है, उधार लेने वाले को पैसे देता है, वहाँ पे 10 से 15% का ब्याज वसूल करता है। तो देखो, अब यहाँ से 7% के ब्याज पे वो पैसे लेता है, मतलब इनको देता है, और वहाँ पे 10%, तो 3% का इसको लाभ हो रहा है। अब आप बोलोगे कि 3% के लाभ में कितना ही लाभ हो जाता होगा, उसमें उसका खर्चा बैंक का मतलब उसको पूरा ही चलाना, उसके एम्प्लॉयज़ को सारी सैलरी देना, ऊपर से इस बैंक में सारे कार्य करना, तो वो सारा कैसे संभव हो पाता होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो क्या होता है ना कि बैंक में ऐसे होता है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केवल आप जाओ तो 10 रुपये जमा किए तो 7 रुपये का लाभ हुआ, ने 10 रुपये उसको दे दिए, 10 रुपये उसे लिए, 7 रुपये लिए तो 3 रुपये का लाभ हुआ। 3 रुपये में क्या करेगा, वहाँ पे करोड़ों में पैसे जमा होते हैं। आपको पता, अगर 1 करोड़ रुपये भी हो गए तो अगर वो 10 लाख रुपये का ब्याज उस पर लेगा और 7 लाख रुपये ब्याज देगा तो 3 लाख को उसका प्रॉफिट हो रहा है। 3 लाख को इसमें केवल 1 करोड़ रुपये नहीं होते बैंकों के पास, तो करोड़ों में पैसे आते, इतने पैसे आते हैं ना जिसके बारे में आप सुनोगे ना तो भी मतलब
पता नहीं, आप खुद नहीं सोच सकते, बहुत ज़्यादा करोड़ों में पैसे आते हैं। तो उनको इतना प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिसमें उनके खर्चे वगैरह सब चीज़ें होती है और बैंकों को लाभ होता है। बैंक क्यों खोलते हैं लोग? जैसे कि अभी भी नए नए बैंक खोले गए, जैसे बंधन बैंक। प्राइवेट बैंक सेक्टर में बहुत सारे बैंक खोले जाते हैं। यदि बैंकों को प्रॉफिट नहीं होता तो लोग बैंक कैसे खोलते हैं? तो इसलिए बैंक खोल दिए जाते हैं, क्योंकि बैंकों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है इस चीज़ से, ठीक है। लेकिन कोई भी बैंक नहीं कर सकता, बैंक नहीं खोल सकता, इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम आपको समझ में आ गया कि बैंक क्या होता है। कि मतलब कि जिनके पास मुद्रा की कमी है उन्हें मुद्रा प्रोवाइड करता है, और जिनके पास मुद्रा की ज़्यादा अधिकता है उनका प्रोसेस जमा करता है, ताकि वो आप इन दोनों के बीच में एक तरह से दलाल का काम करता है, जो मतलब कि लेने वालों और देने वालों के बीच में एक तरह से आप दलाल का काम करता है। अब लोग बैंकों में पैसा क्यों जमा करेंगे? क्योंकि इस पर ब्याज दर, मतलब कि ब्याज में मिल जाता है लोगों को। मुद्रा समय पर वापस जब भी लेने जाएंगे तब उनको मिल जाएगी। उसके बाद और समय पर लौटाएंगे। विश्वास होगा, बैंकों के ऊपर विश्वास होगा लोगों को कि हाँ भाई एक गवर्नमेंट संस्था, एक वेल मेंटेन संस्था है, तो लोग विश्वासशील, लोगों को विश्वास है, और मुद्रा जब जाएंगे तब लौटा देंगे, और ब्याज भी सही साथ मिल जाएगा। तो और जो लेने वाले वो बैंकों से लोन क्यों लेंगे? क्योंकि कम ब्याज पे वो लोन मिल जाएगा उनको, और एक समय सीमा निर्धारित है कि कितने साल के लिए आपको लोन दिया है, तो उससे पहले वो वसूलने नहीं जाएंगे। और मुद्रा जब तक तब मिल जाए, मुद्रा जब चाहे तब मिल जाती है, कि मतलब जितने भी पैसों की जब भी ज़रूरत होगी उन्हें आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आधुनिक समय में बैंकों को प्राथमिक डीलर भी कहते हैं। प्राथमिक डीलर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइमरी डीलर मतलब कि यही आराम से लेन देन का काम करते हैं, मतलब कि ये मुद्रा की अधिक वाले और मुद्रा की कमी वालों के मध्य में एक वित्तीय संस्था, एक दलाल का मतलब एक बीच में डीलर का काम करते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी डीलर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बैंक क्या होते हैं, कि वो आए कैसे आए हमारे देश में, कैसे लोग लेके आए इनको, और इनके ऊपर लोगों का विश्वास कैसे बढ़ता गया। तो पहले जमींदार वगैरह थे, उन पर विश्वास क्यों नहीं था, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मतलब ये भी आप मतलब आराम से, आप अगर बैंक का ये पूछे ना आपसे कि बैंक कैसे क्या क्या करते हैं, कैसे होते हैं, क्या नहीं होता है, तो आप आराम से इसमें अच्छे से 1.5-2 पेज का आराम से उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। अब हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे आज प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था और मुगल भारत में बैंकिंग व्यवस्था क्या थी। प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था क्या थी? तो वैदिक काल में बैंकिंग व्यवस्था के साक्ष्य उपस्थित थे। नपत्रा, नलेखा जैसे नामों का उल्लेख जो ऋण देने का कार्य करते थे, ठीक है। और ब्याज को सूदखोरी के नाम से भी जाना जाता था। मनुस्मृति में ब्याज की दरों का वर्णन, जो कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों आदि के लिए अलग अलग था। जैसे कि प्राचीन काल में भी ना, वहाँ पे भी बैंकिंग व्यवस्था के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। अब हमें पता है कि हम प्राचीन काल के बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं, किसी के पास जानकारी नहीं। जो खुदाई से मिलते होंगे उससे उनको पता चल जाता था कि साक्ष्य मिलते हैं। वहाँ पर जो बैंकिंग का कार्य करने वाले होते, जैसे जमींदार और ये सब चीज़ें, उनको वहाँ पर नपत्रा और नरलेखा नामों से जाना जाता था। और ब्याज को वहाँ पर सूदखोर कहा जाता था। ब्याज जो होता है ना, उसे सूदखोरी के नाम से भी जाना जाता था। मनुस्मृति जो हमारा एक साहित्य ग्रंथ है, मनुस्मृति में जो था ना, ब्याज की दरों के बारे में जो था ना, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के ब्याज की दरों में अलग अलग अंतर होता था। जैसे कि ब्राह्मण लोग को से कम ब्याज वसूला जाता था, क्षत्रिय लोग जो कि राजा वगैरह होते थे, इनसे थोड़ा ज़्यादा ब्याज लिया जाता था। इस वैश्य, शूद्र, इन सबके लिए ब्याज की जो दरें होती ना, वो अलग अलग होती थी, कि किसी को कम ब्याज लिया जाता था, किसी से ज़्यादा ब्याज लिया जाता था, किसी को कम ब्याज दिया जाता था और किसी को ज़्यादा ब्याज दिया जाता था। इस तरह से वहाँ पर ब्याज का थोड़ा डिवाइडेशन। जैसे कि वर्तमान में तो वही कोई कितना ही बड़ा आदमी और कितना ही छोटा आदमी हो, अगर बैंक की पॉलिसी है कि अगर 7% ब्याज देना है उसको अपनी जमा पे, तो 7% ब्याज देगा, और लोन पे अगर उसको 10% ब्याज लेना है तो वो 10% ही ब्याज लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि मनुस्मृति में ना ब्याज की दरें अलग अलग होती थी प्रत्येक आदमी के लिए, ठीक है। अब आते हैं मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था। तो मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था में 2 प्रकार के दस्तावेज जो कि शाही खजानों में जारी किए जाते थे मुगल काल में। मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था के लिए 2 प्रकार के दस्तावेज जारी किए जाते हैं। दस्तावेज इंदु तलब और दस्तावेज है मियादी। दस्तावेज है इंदु तलब के अंतर्गत यह वर्तमान के डिमांड ड्राफ्ट की तरह, जिसमें मांग पर धन मिलता है। जैसे कि आप डिमांड ड्राफ्ट, आपको पता है कि डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं, कि आपने जब चाहे पैसा जमा कर दिया, जब चाहे निकाल दिया। इस तरह से यहाँ के अंतर्गत मतलब वो ये वर्तमान की डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है, कि जब भी आप चाहो तब पैसा जमा कर सकते हो, जब भी आप चाहो तो पैसा निकाल सकते हैं। और दस्तावेज मियादी, निर्धारित समय के बाद धन मिलता है, वर्तमान के फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। जैसे कि आपको पता है हमारा डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट मतलब कि टाइम से, अगर मतलब कि आप चाहो तो मतलब जब चाहो तब नहीं निकाल सकते, या निश्चित समय के तक आपको पैसा जमा रखना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, तो उस समय आप निकालते। तो आपको पता चल गया दस्तावेज इंदु तलब मतलब कि वर्तमान के डिमांड
डिमांड डिपॉजिट की तरह कि आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। और दस्तावेज मियादी मतलब कि वो किस तरह का है, फिक्स डिपॉजिट की तरह कि आप जब चाहे तब नहीं निकाल सकते हो, आपको एक निश्चित समय का अनुसरण करना होगा, उसके बाद ही आपको धन निकाल सकते हो और उसके बाद ही आप धन जमा कभी भी कर सकते हो, लेकिन आप एक निश्चित समय के बाद ही अपना पैसा निकाल सकते हो। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं समझा, आज हमने बैंक क्यों आए, कैसे आए, कॉन्सेप्ट मतलब कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता, आप अपने आसपास बैंक देखते ही, मतलब आपको पढ़ने से ज़्यादा आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने ज़रूरी होता है कि ये बैंक क्या स्टार्टिंग से ऐसे है। पहले तो हम पढ़ते हैं, पहले की मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं कि जमींदार वगैरह होते हैं, मतलब कि जो साहूकार वगैरह होते थे, तो ये बैंक कैसे आए, कैसे बने। तो मतलब ये थॉट आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, पहले उस चीज़ को थॉट को क्रिएट करो कि आखिर ये स्टार्टिंग से तो ऐसा नहीं था, हमने तो पहले देखा पहले ऐसा था। हम बहुत सारे उपन्यास वगैरह में भी देखते हैं, जैसे कि आपने गोदाम पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद का, वहाँ पे भी वो कर्जे में डूब जाते, वो अंग्रेज लोग होते हैं, मतलब कि साहूकार वगैरह उनको कर्जा देते हैं वैसे। तो आपको ये चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए, आपके माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए कि ये बैंक आए कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया। तो ये इसका श्रेय ना सच में पे अंग्रेज़ों को जाता है। अंग्रेज़ों की वजह से आज हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था आई है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी उनको भी इसका श्रेय जाता है, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो अपनी बुक में लिखा था उन्होंने भी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, अभी मुझे याद नहीं है वो, मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगी। ठीक है, तो ये आज हमारी क्लास हो गई है और इसमें हमने बैंक के बारे में अच्छे से जाना, बैंक का कॉन्सेप्ट कैसे आया है, कैसे डेवलप हुआ, और प्राचीन भारत में बैंक को क्या प्रणाली थी, मुगल काल में क्या प्रणाली थी, और मुगल काल में कौन से दस्तावेज में थे, किस तरह से पैसे जमा किए जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था। और प्राचीन काल में हमने देखा कि ब्याज की दरें प्रत्येक आदमी के लिए अलग अलग होती थी, मतलब कि उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनकी ब्याज की दरें निर्धारित थी। ठीक है, और न लेखा न पत्र नाम से उनको जाना जाता था जो ब्याज वसूलते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो कल ना हम आधुनिक भारत में बैंकिंग व्यवस्था शुरू करेंगे, जो स्वतंत्रता से पहले के बैंक होंगे उन्हें कंप्लीट करेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। हाँ, पूरा काफ़ी बड़ा है, स्वतंत्रता से पहले की ही यहाँ तक कि फिर स्वतंत्रता के बाद की, उसके बाद वो भी तो और आगे और भी होगा। ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर कीजिएगा और ये भी मतलब आप पढ़ के आ जाइएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ के आ जाएगा। इसको हम कल अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे भी इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते से ही, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आज की क्लास यहीं तक लेते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।